चलिए आइए आज की क्लास को दोबारा से शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में बिहार पुलिस की 5वीं सेशन है। कंप्लीटली हमने चारों सेशन को कंप्लीट कर दिया है ना। तो आज 5वीं सेशन में आप देख पा रहे होंगे 10 मैथ और 10 रीजनिंग देखने को आपको मिलेगा। और कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ट्रिक और शॉर्टकट मेथड के साथ हम लेकर के चल रहे होंगे। जैसी एग्जाम में सवाल आने की संभावना है, सवाल आने की पॉसिबिलिटीज है, एकदम उसी पैटर्न पे हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं ताकि आपका सवाल एग्जाम में एज इट इज लड़े, एक भी डिजिट को बदलाव वो न कर सके। वैसी वैसी सवाल हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आइए आज की सेशन की एंजॉय करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक कंप्लीट करिएगा। 20 सवाल को एक सवाल छूट मत जाए, अन्यथा आप 1 नंबर से जरूर चूक जाएंगे यदि एक भी सवाल छोड़ते हैं तो। आइए बाबू आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूर्व होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है ना भाई। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यदि दक्षिण में 6 किलोमीटर चला है तो मैंने चला दिया और 6 किलोमीटर लिख दिया भाई, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो जब नीचे की ओर जाएगा और बाईं तरफ मुड़ेगा मेरे भाई, तो बायां हमारा इस तरफ है, तो हमारा इस तरफ जाएगा और कई किलोमीटर मुड़ेगा, 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तब बाईं ओर देखिए उस दिशा में जाइएगा और बाईं में जाकर के 5 किलोमीटर जाइएगा, ठीक है भाई। 5 किलोमीटर जाता है तो उसका मुख अब किस दिशा में है? तो आप देख लीजिए मुख ऊपर की ओर है बाबू, यानी उत्तर दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी बाबू। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, पहले 6 किलोमीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़कर 4 चला और पुनः बाएं मुड़कर 5 चल दिया। तो सवाल कहता है कि उसका मुंह किस दिशा में है। सवाल ये नहीं पूछा है कि वो किस दिशा में है, सवाल पूछा उसका मुंह किस दिशा में है। तो मुंह ऊपर की ओर है, इसका मतलब उत्तर दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल को आप देखिए, ये सवाल मैथमेटिकल है। कहता है कि ये इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के का मान क्या रखा जाएगा। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना हो, तो वो उसको हम लोग 2 फार्मूला पे बैठाते हैं, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाते हैं। लेकिन यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो फार्मूला पे बैठाने की जरूरत नहीं है। आप एक शॉर्टकट तरीका याद रखें ताकि सवाल में 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए। कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना हो तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज कर लीजिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा ए का काम, और एक्स का कोएफिशिएंट जो काम करेगा वो बी का काम, और सी तो अकेले रहेगा कांस्टेंट का मान। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, तो बी स्क्वायर, बी आपका माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर बराबर 4ac। ए का मान 9 है और सी के मान 16 है, 9:16 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 के वर्गमूल 2, 9 का 3 और इसका 4, 4 तिया 12, 2 24, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिए इस बात को कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो उसका सिंपल तरीका है कि उसको बी स्क्वायर बराबर 4ac पर ढाल दीजिए, जो आंसर आएगा ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ छेड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अब यहां पर सवाल ब्लड रिलेशन का है, थोड़ा सा जोड़ के बताइए कौन आपके कौन लगेंगे।
कहता है कि फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहती है। सबसे पहले एक बात बताइए कि फातिमा कह रही है तो फातिमा हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, और पति से कह रहा है तो पति हो जाएगा सेकंड पर्सन, और मुस्तफा के बारे में कहा जा रहा है यानी मुस्तफा हो जाएगी थर्ड पर्सन बाबू। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट पर्सन, ये हो गई सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। सवाल कहता है कि परिचय करते हुए कहा उसके पिता, उसके का मतलब थर्ड पर्सन यानी मुस्तफा, उसके मुस्तफा के पिता, उसके पिता यानी मुस्तफा के पिता है, उसके पिता कहने गया भाई, मुस्तफा ने कहा उसके भाई के पिता, धत्तरी तो गड़बड़ा गया, रुक जा बाबू, गड़बड़ा गए हैं। मुस्तफा के भाई के पिता, मुस्तफा के भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। मेरे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन फातिमा, तो फातिमा के दादाजी, जियो रे फातिमा, फातिमा के दादाजी के एकलौते पुत्र हो गई है बाप, एकलौता पुत्र, ध्यान देना एक ही पुत्र है। तो कहता है कि मुस्तफा का फातिमा से क्या कंसेप्ट है, मुस्तफा फातिमा का क्या लगेगी। तो एक बात सोचो, यदि इसके भाई का ये पिता है यानी इसका भी पिता हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, इसका भी पिता हो जाएंगे, और चूंकि ये इनके पुत्र हैं एक ही यानी इसके ही पिता हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। आप सोचो, जब इसके पिताजी हैं तो पिता के ही पिताजी इसके दादाजी हो गए, तो इसका मतलब है कि ये पिता के पिता यानी इसका भी ये दादाजी हो जाएंगे, और चूंकि इसका दादाजी इसका भी दादाजी, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन कहलाएंगे या बहन बहन कहलाएंगे, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई साहब मुस्तफा फातिमा का कौन लगेगी, तो बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दादाजी हो गए, मुस्तफा के भी और फातिमा के भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे बाबू। कहता है कि एक चिड़िया घर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिना जाए तो 280 गो और पैर गिना जाए तो 820 गो, तो कबूतर की संख्या ज्ञात करे कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये पैर की संख्या और सिर की संख्या देता है तो उसमें कंफर्म रहता है कि एक 2 गोड़वा वाला रहेगा और एक 4 गोड़वा वाला रहेगा, 2 पैरवा और 4 पैरवा। तो जितनी सिर देता है उतनी जानवरों की टोटल संख्या होता है, और पैर की संख्या उनके चक्का की संख्या बोल सकते हैं। तो पैर की संख्या को आप गौर से देखिए, पैर हमारे पास कितना है 820, हम डायरेक्ट तरीका निकालने का बताते हैं आंसर। सुनो, टोटल कितना है बाबू, पैर 820, तो जितना पैर देगा उसका आधा कर दीजिए, तो 820 के आधा हो जाएगा 410, 820 के आधा हो जाएगा 410। अब आधा करने के बाद सिर को माइनस कर दीजिए 280, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। याद रखना है बाबू, जितना सिर की संख्या देगा उसको माइनस करना है, और जितना पैर की संख्या देगा उसका आधा करना है। तो पैर को मैंने आधा करके सिर घटा दिया, जितना आएगा वो 4 पैर वालों की संख्या आएगा। तो 0, 11 में से 8 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 130 4 पैरवा जानवर है, और 4 पैरवा यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, चूहा हो जाएगा। लेकिन सवाल चूहा की संख्या का नहीं पूछा है, सवाल कबूतर की संख्या पूछा है। तो टोटल जानवर कितने हैं 280, और 280 में 130 गो तो आपके पास चूहा है, तो बाकी कबूतर होंगे, और बाकी कितने शेष बचेंगे मेरे दोस्त, 150 कबूतर कहलाएंगे, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, जितना पैर की संख्या दिया है उस पैर की संख्या को आप आधा कर लीजिए, और जितना आया उसमें से सिर घटा दीजिए, घटाने के बाद एक नया रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कहलाएगा हमेशा 4 पैर वालों की संख्या, यानी यहां पर चूहा की संख्या हो जाएगा।
अब टोटल जानवर में से चूहा को माइनस कर दीजिएगा तो कबूतर की संख्या निर्माण हो जाएगा जो कि 150 होगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना है, लेकिन ये प्रेजेंट में है भाई, ध्यान देना प्रेजेंट में। और यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। 5 साल पहले 7 गुना पिता हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक पिता एक पुत्र से 4 गुना है प्रेजेंट में, लेकिन 5 साल पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 7 गुना था। तो बताना क्या है भाई, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये 2 समय का रेशियो दे दिया, एक प्रेजेंट का और एक 7 साल पहले का। तो कभी भी 2 समय का रेशियो देगा ना, तो उसको अंतर से बनाने का प्रयास करिएगा। इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। लेकिन 4 और 7 में अंतर देखेंगे तो 3 का, लेकिन 1 और 1 में अंतर देखेंगे तो 1 का, सॉरी 0 का, यानी डिफरेंस समान नहीं है। तो डिफरेंस समान नहीं है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि ऊपर वाले रेशियो के अंतर और नीचे वाले रेशियो के अंतर लेंगे तो 3 और 6 आएगा। तो 3 और 6 आएगा, तो ऊपर गुना कर दीजिए 6 से और नीचे गुना कर दीजिए 3 से, तो अंतर बराबर आने। या एक तरीका और शॉर्टकट यदि लगाना है तो यहां पर समझिएगा कि ये जो 3 और 6 आया है, इन दोनों के बीच के रेशियो लाइए 1:2 का। तो ऊपर गुना कर दीजिए 2 से और नीचे गुना कर दीजिएगा 1 से, तो ऑटोमेटिक अंतर सेम आएगा। देखो, आप 3 और 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उन दोनों के रेशियो निकालने के बाद जो रेशियो वैल्यू आएगा उसको भी गुना कर सकते हैं। अंतर सेम दोनों केस में आएगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि रेशियो निकाल के ही गुना करें ताकि शॉर्टकट हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर रिजल्ट हो जाएगी 4 दूना 8 और यहां पर रिजल्ट हो जाएगी 7, तो अंतर 1 का बनेगा। यहां पर रिजल्ट 2 एकम 2 और यहां पर रिजल्ट 1 एकम 1, तो अंतर 1 का बनेगा। और यहां पर 5 साल पहले और प्रेजेंट में अंतर लेंगे तो 5 साल, तो 1 यूनिट अंतर का मान बनेगा 5 साल। तो 1 यूनिट बराबर 5 साल। तो पिता की वर्तमान आयु कितना, तो पिता वर्तमान में है 4 दूना 8 यूनिट, तो 8 पंचे 40 साल होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी 2 समय का रेशियो देगा तो आपको देखना है कि अंतर समान है कि नहीं है। यदि अंतर ऑलरेडी समान दिया है तो समान करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अंतर समान नहीं देता है, डिफरेंस इक्वल नहीं देता है, तो हम लोग डिफरेंस समान करते हैं। और करने का बड़ा सिंपल तरीका है, नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक अंतर समान आ जाएगा। अब यहां से देखिए सवाल क्या कहता है कि 2 संख्याओं a और b का औसत 20 है। तो 2 संख्या a और b का औसत 20 है, तो दोनों का योगफल बन जाएगा 20 दूना 40। आगे कहता है कि 2 संख्या b और c का औसत 16 है, तो दोनों का योगफल हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। और आगे c और a का औसत 21 है, तो दोनों का योगफल हो जाएगा 21 दूना 42। अब यहां पर हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉमन a प्लस b प्लस c आ जाएगा, है ना। और इधर यदि ऐड करते हैं तो 2 2 4, 4 3 7 4 11 और 2 से काटते हैं मेरे दोस्त, तो a प्लस b का और प्लस c का मान आ जाएगा 57। यानी वो तीनों आदमी का जो जिक्र था, उन तीनों का जो योगफल बनेगा, योग बनेगा, वो 57 बनेगा। लेकिन सवाल कहता है कि a का मान क्या होगा, तो तीनों का योग 57 है, उसमें से a का पूछा है, तो b और c का माइनस करना होगा। तो b और c के वैल्यू यहां रखिए, तो b और c 32 है, तो 57 में से 32 जाएगा तो c के मान 15 आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, सुधार कर लेना है। 15 आएगा कि 22 आएगा,
30 20 50, 25 आएगा, नहीं अंतर 25 आ जाएगा। 57 में से यदि मैं 32 माइनस करता हूं तो 5, 7 में से 2 गया, 5 में से 3 जाएगा 2, 25। सुधार कर लीजिएगा, आंसर 25 साल आएगा। ठीक है भाई, सुधार कर लेनी है आपको। अब 7 नंबर सवाल को देखिएगा, रीजनिंग की सवाल है। कहता है कि यदि नोट को इतना लिखा जाता है तो बताएं टाइम को क्या लिखा जाएगा। आप सोचो, नोट में लेटर यदि हम याद करते हैं तो एन होता है 14, ओ होता है 15, टी होता है 20 और ई होता है 5। कोड बनाया पी, पी का मतलब 16, क्यू, क्यू का मतलब 17 और वी, वी का मतलब 22 हो जाता है और जी का मतलब 7 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा और इसमें भी 2 जोड़ा, मतलब कोड में 2 जोड़ कर बना रहा है। तो टी होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 22 का कोड होता है वी। आई होता है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 का कोड होता है के, वी के। वी के एक ही गो में है, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का आंसर कहला रहा होगा। बाकी में निकालने की जरूरत नहीं है, कोड बड़ी आसान था। इस लेटर में, इस लेटर को बनाने के लिए सब लेटर में 2 2 2 2 जोड़ते चला गया है और ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आ जाओ 8 नंबर सवाल क्या कहता है। यदि DECA का कोड 8642 है तो HFVD का अर्थ क्या होगा। आप ध्यान से देखिए तो आप क्या देख रहे होंगे कि G है, E है, C है और A है। अच्छा एक बात बताओ, A 1 नंबर पे आता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा। C 3 नंबर पे आता है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। E 5 नंबर पे आता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। और उसी तरीके से G 7 नंबर पे आता है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। मतलब लास्ट वाला का कोड लास्ट वाला है 1 1 जोड़ के, है ना, यानी 1 1 जोड़ते गया है, इसमें कोई खास कोड है, टफ नहीं। तो डायरेक्ट आप देखिए, इतना लंबा क्यों समझना है कि G 7 है, बना दिया 8, 1 जोड़ा। H 8 है तो कोड बनाएगा 1 जोड़ के तो 9 बनाएगा। E 5 है, 1 जोड़ा है तो F 6 है, 1 जोड़ेगा तो 7, तो 7 हो जाएगा कोड, है ना। तो 9 7, 9 7 एक ही गो तो है, ये है ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बात और समझने का प्रयास करो, है ना, कभी भी कोड बनाइए ना तो कंप्लीट कोड बनाने के बाद आंसर को लिखने का प्रयास मत करिए। आप देखते रहिए, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में यदि 2 ही कोड से बाकी 3 ऑप्शन छंट गया तो बाकी कोड निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम उसमें फालतू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जाम में समय कम पड़ सकता है, इसलिए फालतू इन्वेस्ट ही नहीं करनी है। आपको इन्वेस्ट उतना ही समय करनी है जितनी आपकी जरूरत है। और जरूरत है कि यदि 2 ऐसी ऑप्शन 3 छट गए तो डायरेक्ट जो आ रहा है उसी को मार करके आगे निकालिए, पूरा कोड निकालने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल यूनिट डिजिट का है और यूनिट डिजिट में 2-3 कंसेप्ट होती है और इसमें 2-3 कंसेप्ट में 2 कंसेप्ट तो अप्लाई किया हुआ है। कहता है कि इसमें इक्याई स्थान पे क्या आएगा निकालना है। अब एक बात समझिएगा, यदि 4 के पावर में सम संख्या रखते हैं तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 6 आएगा, और 4 के पावर विषम संख्या रखते हैं तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 4 आएगा। तो पहला तो क्लियर है कि इसका यूनिट डिजिट 4 है और 4 के पावर में ओड नंबर है, विषम संख्या है, और 4 के पावर विषम संख्या का मतलब होता है यूनिट डिजिट 4। आगे देख लीजिए, आगे पर यहां 3 है और यहां पर 7 है, याद रखना 2 3 5 और 7, सॉरी 2 3 7 और 8 होता है, 2 3 7 और 8। ये चारों में से कोई एक यूनिट डिजिट आ जाए तो उसके पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। जितना शेषफल आएगा उसको हम लोग पावर के रूप में पुट कर देते हैं। तो अभी देखो यहां पर 3 है
और यहाँ 37 को 4 से भाग देना है। भाग भी देना है तो पूरा पावर में भाग नहीं देना, केवल लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दीजिएगा, पूरा में भाग नहीं देना है। तो 4 9 36 से फल 1 बचेगा, तो रिजल्ट होगा 3 के पावर 1। ठीक है, यहां पर भी 7 है तो पावर में 4 से भाग दियागा, तो यहां पर पावर 26 में 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 से फल 2 बचेगा, तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहां सब देखिए ध्यान से, 4 + 3 + 7 के स्क्वायर 49 का यूनिट डिजिट 9, 4 3 7, 7 9 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। 4 3 7, 7 और 9 16 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी को 6 बना दीजिए। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है। 4 के पावर 20 तो 4, 3 है, 4 9 36 तो 1 बचेगा, तो पावर 1 रख दिए। यहाँ 4 6 24 2 बचेगा, 7 के स्क्वायर 49 के 9, 9 3 12 और 12 4 16, 6 ही आएगा। सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन। आइए भाई नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आ गया, रीजनिंग की सवाल है भाई। कहता है कि रोगी का संबंध अस्पताल से है तो कार का संबंध किससे होगा। आप सोच के देखो, इमेजिन करो, रोगी अपना इलाज कराने अस्पताल में जाते हैं और वहां से ठीक होकर के आ जाते हैं, है ना, और कार गैराज में जाता है, ठीक होकर के वहां से लौट कर दोबारा रोड पर चलने लगता है, तो गैराज हो जाएगा, उसी को हम लोग गैराज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी बाप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, है ना, रोगी अस्पताल में जाकर के ठीक होता है, उसी तरीके से कार गैराज में जाकर के मरम्मत होकर के रोड पर दोबारा तैरने के लिए तैयार हो जाता है, चलने के लिए। ठीक है, आ जाओ। एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतनी ही समय के लिए 400 रुपया कर्ज लेता है और उसने कुल धन की अदायगी के रूप में 500 रुपया अदा करता है। तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए धन को उधार लिया था। एक बात हमारा याद रखना, एक व्यक्ति का जितना रेट था उतना ही समय के लिए उधार लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना रेट है उतनी ही टाइम है, टाइम और रेट दोनों इक्वल है। अब हमारा एक बात याद रखना, कभी भी रेट और टाइम बराबर दे दे, रेट और टाइम को इक्वल कर दे, तो हमेशा इस बात को याद रखिए, निकालने का प्रयास करिए प्रतिशत एसआई, प्रतिशत एसआई। और प्रतिशत एसआई का डायरेक्ट वर्गमूल करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट कहलाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही रिजल्ट आपका कहलाएगा बाबू टाइम, क्योंकि दोनों बराबर होती है। तो हमारा दायित्व भी ये होगा, हमारा ऑर्डर ये होगा, हमारा आदेश आपके प्रति ये होगा कि पहले सवाल को देखिए कि जितना रेट दिया है उतना ही टाइम दिया है, तो वैसी केस में हमेशा निकालिए प्रतिशत एसआई। अब प्रतिशत एसआई निकलेगा कैसे, तो प्रतिशत एसआई होता है एसआई बट्टा प्रिंसिपल गुने 100। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 400 रुपया कर्ज लिया और 500 रुपया वापस किया, इसका मतलब एसआई 100 है। एसआई 100, प्रिंसिपल 400 पे, तो परसेंट में कितना, यही रिजल्ट कहलाएगा प्रतिशत एसआई। और इसका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, अब 25 के वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 5% रेट है और 5 साल आपका क्या है, टाइम, क्योंकि दोनों बराबर है। तो कहता है कि समय के लिए उसने धन उधार उपयोग किया, समय निकालना है तो आंसर 5 साल, ऑप्शन नंबर डी है। मिनट नहीं, सेकंड में आंसर निकालने का प्रयास करिए, और सेकंड भी नहीं तो मिली सेकंड में निकालने का प्रयास करिए। कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन हो सकता है, बताना है। अब ध्यान से रखिए, पैटर्न बनाइए कि पैटर्न क्या बन रही है, 2 6 14 30 और 32। क्या किया है, ध्यान से देखिए, इससे इसको बनाने में 4 जोड़ दिया है ना, 6 से 14 बनाने में 8 जोड़ दिया, 14 से 30 बनाने में 16 जोड़ दिया, और इसमें जाकर के 32 जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 32 जोड़ा, तो अबरी में 64 जोड़ेगा मेरे भाई। तो 64 में 62 जोड़ने पे आ जाएगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखना है, थोड़ा थोड़ा यदि डिफरेंस लेकर के चल रहा है तो वो प्लस प्लस करके गया होगा,
बहुत बड़ा गैप लेकर के चल रहा है तो वहां पर मल्टीपल देखते हैं हम लोग, और मल्टीपल या स्क्वायर वहां देख सकते हैं। तो देखनी होती है प्रेजेंट ऑफ माइंड में कि क्या अप्लाई किया जा सकता है। सवाल को समझिएगा। कहता है कि दो ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। याद करो कि वे परस्पर एक दूसरे के दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेगी अगर उनकी चाल क्रमशः 7:9 है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। यदि आप बहुत शॉर्टकट तरीका जानते हैं उसके बावजूद भी आप इस सवाल में फंस जाएंगे यदि आपको बेसिक मालूम नहीं है तो। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक का कभी भी साथ मत छोड़िए, बेसिक को कभी भी अपने आप के अंदर से गुम मत होने दीजिए। तो यहां पर उसी तरह का पैटर्न बन रही है। कहता है कि दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन की चाल क्रमशः 7:9 है। ध्यान से देखना, ये चाल है और एक खंभा को पार करने में पहला को लगा है 4 सेकंड और दूसरा को लग रहा है 6 सेकंड। ध्यान से देखिएगा, ये गाड़ी भी एक खंभा को पार किया है और ये वाला गाड़ी भी एक खंभा को ही पार किया है। एक बात पुनः से समझिए, एक रेलगाड़ी जो 7 के स्पीड से चल रही है 4 सेकंड में एक खंभा को पार कर लेती है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो 9 के चाल से चल रही है 6 सेकंड में एक दूसरी खंभा को पार करती है। तो दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत में चलेगी तो कितने समय में पार करेगी? एक दिशा में, अच्छा समान दिशा में, दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी समान दिशा में तो कितना समय लगेगा? पहली बात ये सोचिए कि कोई रेलगाड़ी 7 के चाल से 4 सेकंड में एक खंभा को पार किया, यानी ट्रेन केवल अपनी लंबाई क्रॉस किया है। लंबाई यानी दूरी, और दूरी होता है चाल गुने समय, 7 चौका 28, यानी पहली रेलगाड़ी की दूरी आ गया 28 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी भी 9 के चाल से 6 सेकंड में एक खंभा को पार किया है, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो एक ट्रेन की लंबाई मेरे भाई 28 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई आपका 54 है। अब सवाल यह है कि दोनों समान दिशा में एक दूसरे को पार करेगा, तो एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगा, यानी दोनों लंबाई के योगफल को पार करना होगा, और दोनों लंबाई का योगफल हो जाएगा 50 और 20 70 और 12 82। दूरी तो 82 हो जाएगा। कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी हमारा दोनों ट्रेन के लंबाई का योग आ गया, क्योंकि पार करना है एक दूसरे ट्रेन को। और यहां पर चाल नहीं लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, सापेक्ष चाल लगेगा, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा और दोनों ट्रेन रनिंग अवस्था में है। तो रनिंग अवस्था में S1 माइनस S2 लग जाएगा, क्योंकि समान दिशा में 9 - 7 2, एक दूसरे को पार करने में कै सेकंड लगेगा? 41 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल थी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिहार पुलिस की जॉब है तो आसानी से मिल जाएगी, है? उसमें भी राइफल चलाना होता है, ठीक है, देश की सेवा करनी। आ जाओ। कहता है कि P Q का पीता है। अच्छा ध्यान से देखिए भाई, P जो है वो Q का पीता है, P Q का पीता है और R का दादा है। P R का क्या है? दादा है। हाँ, P Q का पीता है और R का दादा है, ठीक है। कहता है R S का भाई है। R जो है वो S का क्या है? भाई है। R S का भाई है। S की माता T है। S की माता जी T है, माता T है। S की माता T है। S की माता T का विवाह V से हुआ है। T का विवाह V से हुआ है, तो ये हो जाएंगे पति और ये हो जाएंगे पत्नी, है ना, क्योंकि माता जी हैं तो वाइफ हो जाएंगी, और इसका विवाह इनसे हुआ है तो ये पति हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव है। तो कहता है T Q की बहन है। अच्छा, T जो है Q की बहन है, इनकी क्या है भाई? बहन है। T Q की बहन है, तो कहता है कि V P से क्या संबंध रहता है? V P से क्या संबंध रहता है, ये आपसे पूछा है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, रिलेट खाली। अच्छा सुनिए, इनके ही पिताजी हैं और इनके ही बहन है,
यानी इनका भी ये पिताजी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे से बताओ, पिताजी होंगे। तो सोचिए कि ये पिताजी हैं, इसका मतलब है कि इनका ये पुत्री हो गई, पुत्री हो गई भाई। हाँ, तो पुत्री का पति, तो पुत्री का पति कहलाता है दामाद, और दामाद जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना बड़ा कहानी गढ़ने की कोई जरूरत नहीं था, केवल यहीं से पकड़ा गया कि यदि इनके पिताजी हैं तो इनके भी पिताजी होंगे, क्योंकि दोनों बहन है, सॉरी ये बहन है, तो इनके पिताजी का मतलब हो गया कि ये इनका ही पुत्र हो गई। अब पुत्री का पति, पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट थी ब्लड रिलेशन में। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कहता है कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है, धारा के साथ। तो एक नाव यदि धारा के साथ चलता है तो चाल B + W हो जाता है, और चूंकि 36 दूरी 6 घंटा में ट्रेवल हुआ तो चाल कितना हो जाएगा 6। 36 दूरी 6 घंटा में, दूरी बट्टा समय कर देंगे तो चाल हो जाएगा 6। और आगे कहता है कि 40 किलोमीटर दूरी विरुद्ध में 8 घंटा, तो धारा के विरुद्ध में चाल हो जाता है B - W, और 40 दूरी को 8 घंटा में यानी 8 पंचे 40, तो चाल हो जाएगा 5। तो यहां पर हमें दो रिजल्ट पता है, B + W और B - W। याद रखें इस बात को कि B + W और B - W मालूम हो तो B का मान होगा दोनों के जोड़ के आधा, और W का मान होगा दोनों के घटाकर आधा। सवाल पूछा है कि चाल स्थिर जल में ज्ञात करे, तो स्थिर जल में यानी बोट, तो 6 × 5 = 11 के आधा होता है 5.5, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल पूछा है शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, तो 5.5 हो जाएगा। और यदि बोट की चाल ना पूछ करके वाटर की चाल पूछता तो दोनों के घटा के आधा, दोनों के घटाइएगा तो 1 और 1 के आधा करिएगा तो 0.5 सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है भाई? आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है बाबू कि यदि बैक को कोड इतना है और केक का कोड इतना है तो MADE का कोड क्या होगा? आप सोचना ध्यान से। नहीं, अरे बाप, कैसे कोड बना रहा है ध्यान से देखिए तो। JK नहीं, K होता है 11 है ना, C होता है 3, A होता है 1 और B होता है 2। कहने का मतलब कोड क्या बन रहा है आप ध्यान से देखिए। इसका लास्ट लेटर जिस नंबर पर होता है उसका फर्स्ट नंबर कोड बन गया है ना। इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड कोड बना है। उसी तरीके से यहां भी है, लास्ट वाला E का 5 बना दिया है, E का K बना दिया है 11। ठीक है, बढ़िया है। यानी यहां पर हम कोड बनाएंगे तो पहले E का कोड पहला लेटर बनेगा, तो E 5 नंबर पे है तो पहला लेटर 5 होगा। D 4 नंबर पे है तो 4 हो जाएगा। A 1 नंबर पे है तो 5 4 1, 5 4 1 यहां भी है, यहां भी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। 5 4 1 कोड बहुत आसान था। लास्ट वाला लेटर जिस नंबर पर है वही नंबर इसका फर्स्ट नंबर का कोड बना दिया है, लास्ट नंबर का फर्स्ट नंबर कोड बनाते गया है। बहुत आसान सवाल था। कोडवर्ड आपको पता रहना चाहिए। देखो एक बात हम आपको समझाते चलते हैं कि कभी भी लगे ना कि रीजनिंग में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप एक बात याद रखिए। पहले बात कि लेटर का नंबर एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको दिमाग में, लेटर का नंबर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद ही आपका सवाल में टाइम बच सकता है। यदि आपका नंबरिंग याद नहीं है, आप लिख करके बनाते हैं या फिर ज्यादा सोचते हैं और सोच के नंबर पता करते हैं तो वहां पर भी दिक्कत है। एकदम माइंड में J का मतलब 10 होना चाहिए, K का मतलब 11 होना, याद होना चाहिए। सुनो अब ध्यान से। कहता है कि इस संख्या में रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर बाबू, शेषफल, शेष निकालना है क्या हो। अब यहां पर एक कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट यह है कि 10 के पावर कुछ भी रख देंगे आप, 10 के पावर कुछ रखेंगे और उसको 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। 10 के पावर 1 10 होता है, 10 में 6 से भाग देंगे तो 4। 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 में 6 से भाग देंगे तो पुनः से 4 आएगा। 10 की क्यू 1000 होता है, 1000 में भी 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा।
तो 10 के पावर कुछ भी आप रख दीजिए और उसको यदि आप 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 4 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, 10 के पावर 1 है, 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 प्लस प्लस है ना बीच में, 10 के पावर 2 है, 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4, आगे भी शेषफल 4, और ऐसे 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 करते करते कितना शेषफल 4 बचेगा, तो पावर 100 तक गया है, यानी 100 टर्म यूज हुआ है। तो 100 4 4 4 4 कितने टर्म हो जाएंगे, 100 टर्म्स हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 100 तक गया है, इसका मतलब इसमें टोटल 100 टर्म यूज किया है। तो 100 टर्म यूज किया है तो पहला टर्म पे शेषफल 4 बचा, दूसरा टर्म पे भी शेषफल 4 बचेगा, तो आगे सब टर्म पे शेषफल 4 बचते जाएगा, और ऐसा 4 कै गो होगा, 100 गो होगा। अब चूंकि 4 100 गो है, इसका सिंपल मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 4 4 4 4 4 4 100 बार जोड़ना है। तो 4 4 4 4 100 बार जोड़ने का मतलब होता है कि 4 गुने 100 कर दीजिए, तो यहां पर आ गया 400। और चूंकि 400 तो शेषफल बचेगा नहीं, 400 शेषफल बचेगा नहीं, शेषफल हमेशा 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम होना चाहिए, तो दोबारा 6 से भाग दे दो, 6 छक 36, 4 0, 6 छक 36, शेषफल 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। तो आपको देखनी यह भी है कि शेषफल निर्माण करने के दौरान में यदि शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए, जैसे भाजक यहां पर 6 है, यदि शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए, वैसी केस में हमेशा याद रखना है कि शेषफल हमेशा छोटा आना चाहिए। जितना भाग लग रहा है उतना भाग लगाते रहिए और शेषफल छोटा निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल। कहता है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चलता है। तो अब वह अपने स्थान स्थल से कितनी दूर पर है और किस दिशा में। ध्यान से देखिएगा, पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों यहां पर है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट साइड पूर्व होता है और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है ना। सवाल कहता है कि दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चला है। दक्षिण दिशा में यानी नीचे की ओर 15 मीटर चलेगा भाई, 15 मीटर चला है, और चलने के बाद 2 बार बाएं घूमी और 15 मीटर चला है। ध्यान से सुनिए, जब नीचे की ओर जाएगा और बाएं घूमेगा तो इस तरफ जाएगा और 15 चलेगा भाई, और एक बार और बाएं घूमेगा और 15 चलेगा। तो चूंकि ये वाला डिस्टेंस 15 है तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, तो यहीं आ जाएगा, है ना। तो सवाल कहता है अपने स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बड़ी आसान सवाल हो गई कि हम कह सकते हैं कि ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये दूरी 15 है तो ये वाला दूरी भी 15 होगा, और किस दिशा में है, तो पूर्व के दिशा में है, तो पूर्व में 15 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन, बी सवाल का आंसर बन रहा होगा। क्लियर है सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि शादी के समय पिता एवं पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 है। पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ का जिस समय शादी हो रहा था उस समय एवरेज 23 है, और कहता है 5 वर्ष पहले दोनों का शादी हुआ था। अब समझिएगा कि शादी 5 साल पहले हुआ था और जिस समय शादी हुआ था उस समय एवरेज 23 था। तो एवरेज 23 शादी के समय था और शादी 5 साल पहले हो रहा था, यानी अभी 5 साल एवरेज बढ़ा होगा। तो 23 और 5 28, और 2 आदमी का औसत 28 का मतलब 28 दूना 56 साल हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे, शादी के समय एवरेज 23 था और शादी 5 साल पहले हुआ था। तो 5 साल पहले एवरेज 23 है, तो वर्तमान एवरेज कितना होगा, 5 साल बढ़ गया तो 28, और दोनों का योग निकालेंगे तो 28 दूना 56। कहता है कि वर्तमान में पिता पत्नी और बच्चा का औसत 20 है, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों का एवरेज 20 यानी 20 दिया 60, और एच और डब्ल्यू के मान 56 रखिएगा, तो यहां पर 56 रखिएगा तो बी के मान 4 आ जाएगा, यानी बचवा का परसेंटेज कैसा साल है भाई, 4 साल है। बच्चा की वर्तमान आयु
अभी 4 इयर्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 बाब कहता है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 220 और 270 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः इतना और इतना की चाल से चलना शुरू करते हैं और वे एक दूसरे को एक बिंदु को पार करते हैं। रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? अच्छा, यहां पर समझने की जरूरत है। दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी का अपना अपना लंबाई है और सवाल कहता है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी बाबू, तो वहां पर डिस्टेंस दोनों का योगफल होता है। तो दोनों का योगफल यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो 200 200 400 और 70 और 20 90, यानी टोटल डिस्टेंस बन गया 490 मीटर। ये हो गया दूरी। और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा और सवाल में देख लीजिए कि एक ही दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है। यदि समान दिशा में चल रहा है तो स्पीड s1 माइनस s2 और विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड हो जाता है s1 प्लस s2। पढ़ के देख लीजिए। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 220 और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर, अच्छा एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर चलेगा तो विपरीत दिशा में चाल s1 प्लस s2 हो जाएगा। 135 प्लस 117 जोड़िए, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी 252 किलोमीटर पर आवर। तो 252 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दीजिए, 5/18 बार। यहां से चाल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा तो आंसर कितना आ रहा होगा देख लीजिएगा। यदि कैलकुलेट करते हैं 18 एकम 18 कट जाएगा, 18 से पूरा 18 एकम 18, 18 चौके 72 है ना। और 14 से ही पूरा पूरा कटेगा, नहीं कट रहा तो ऐसे कटिए, 7 दूना 14 और 7 सते 49, 2 से काटेंगे तो 35 और 5 से काटेंगे तो 7, यानी पार करने में कितना सेकंड लगेगा? 7 सेकंड लगेगा। क्लियर है? सवाल में जिक्र कर दिया है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, अपोजिट दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाता है s1 प्लस s2 और समान दिशा में चाल हो जाता है s1 माइनस s2। तो कंप्लीटली 20 सवाल हमने कंप्लीट कर दिया भाई, है ना। 10 मैथ और 10 रीजनिंग, 20 सवाल को हमने कंप्लीट किया इस सेशन में। और अगला सेशन के लिए आप इंतजार करते रहिए। कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट क्लास हम आपको अगले दिन जरूर दे दें। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। हमारा आशीर्वाद और हमारा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।